Brought to you by Biz Analyst by खाता बुक। ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। हर सरकार यही कहती है कि वो जन कल्याण का काम कर रही है और उसकी नीयत एकदम साफ है, लेकिन इन बड़ी बड़ी बातों का कोई मतलब नहीं अगर इनके जमीनी सत्यापन का कोई सिस्टम ना हो। इसीलिए हर साल आने वाली कैग रिपोर्ट्स को इतनी गंभीरता से लिया जाता है। मनमोहन सिंह सरकार की छवि पर सबसे बड़ा बट्टा कैग की रिपोर्ट से ही लगा था। अब फिर कैग रिपोर्ट्स हमारे सामने हैं, जिनमें आधार से लेकर भारत की आयुध निर्माणियों यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को लेकर भी प्रश्न उठाए गए हैं। इन सब की बात करेंगे आज दिन की बड़ी खबर में। बजट सत्र के आखिरी दिन क्या हुआ ये भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए दिन का वीडियो। इसी पे हम कुछ अपना कर देंगे, फिर हम भी चले जाएंगे, काम हो जाएगा, हम भी ना हम रहेंगे तो इस तरह से हमारे थॉट्स को बहुत से एंगल से हम सोच रहे थे जस्टिफाई करने का कि ऐसा भी है कि हाँ भाई देखो CNRC भी कर रहे हैं तो गलत हो रहा है ना। हमारे साथ जो गलत हुआ वो तो ड्राइविंग फैक्टर है ही, उसको मैं दिमाग में जस्टिफिकेशन उसके मतलब कोई काम होने से पहले आदमी जस्टिफिकेशन भी तो बनाता है। मुर्तजा अहमद अब्बासी गोरखनाथ मंदिर में हुए हमले का आरोपी वीडियो में CAA NRC से नाराजगी की बात कह रहा है। कहता है मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, इसलिए मुझे लगा किसी को तो कुछ करना होगा। यह मूर्खतापूर्ण तर्क है। हिंसा के जरिए किसी भी किस्म की नाराजगी के खिलाफ प्रकट करना अपने भाव को, क्योंकि इस तरह की हरकतें एक लोकतंत्र में स्वीकार्य नहीं है। वीडियो पुलिस की कस्टडी के अंदर का मालूम होता है। कोई व्यक्ति उसे सहज कर उसके मन की बात निकलवाने की कोशिश कर रहा है। चूंकि मामला सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मठ से जुड़ा है, तो यूपी STF बड़ी सघनता से जांच में जुटी है। पुलिस की तरफ से इसे बड़ी साजिश का हिस्सा बताया जा रहा है। कल पुलिस ने उसके घर पर छापेमारी की। घर से एयरगन बरामद हुई। पुलिस का दावा है कि वो खुले में छत पर एयरगन से निशानेबाजी सीख रहा था। हालांकि परिवार के लोगों का कहना है कि मुर्तजा मानसिक तौर पर ठीक नहीं है। 90 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल होगी और आखिरी फैसला तो कोर्ट करेगा। अब चलते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी संसद से है। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज तय समय से पहले ही खत्म कर दिया गया। अनिश्चित काल के लिए संसद स्थगित हो गई। तय कार्यक्रम के मुताबिक संसद 8 अप्रैल तक चलनी थी, लेकिन संसदीय अधिकारियों की तरफ से कहा गया कि तय एजेंडे के मुताबिक जरूरी विधेयक पास हो चुके हैं, इसलिए सत्र को यहीं पर खत्म किया जाता है। विपक्षियों ने आरोप लगाया कि सरकार जरूरी मुद्दों पर चर्चा से भाग रही है। सदन के स्थगन के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के कक्ष में कई पार्टियों के बड़े नेता भी मिलने पहुंचे। तस्वीरें भी आई। एक तस्वीर की खूब चर्चा भी हुई, जिसमें कई दिनों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी एक ही फ्रेम में नजर आए। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया फारूक अब्दुल्ला भी मुलाकात करने पहुंचे। इस सत्र में कुल 27 बैठकें हुई, जो करीब 177 घंटे 50 मिनट चली। कुल 13 विधेयक पारित किए गए। सत्र में सभा ने 40 घंटे तक बैठकर महत्वपूर्ण विषयों पर संवाद किया। कुछ तीखी नोकझोंक भी दिखी, लेकिन कमोबेश सत्र शांति से चला। इस दौरान सरकार की तरफ से 182 सवालों के मौखिक जवाब दिए गए। मतलब प्रश्नकाल में प्रतिदिन औसतन 8 सवाल मौखिक लिए गए। बाकी आप संसद के सत्र में क्या हासिल रहा, इसके बारे में विस्तार से जानना चाहें तो शनिवार के रोज प्रकाशित होने वाला हमारा वीकली पॉलिटिकल शो नेता नगरी जरूर देखें। अब बढ़ते हैं दूसरी सुर्खी की तरफ। गर्मजोशी से फारूक अब्दुल्ला की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात पर चर्चा हुई, तो एक सुर्खी उनके बेटे उमर अब्दुल्ला ने भी बनाई। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने आज जम्मू कश्मीर बैंक घोटाला मामले में उमर से पूछताछ की। आरोप है कि बैंक घोटाले में जम्मू एंड कश्मीर बैंक के डायरेक्टरों ने फर्जी लोन के जरिए कथित तौर पर बड़ी राशि का लेन देन किया। हाल ही में जम्मू कश्मीर बैंक के पूर्व निदेशक निहाल गरवारे को गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने पूछताछ से पहले बयान भी जारी किया। उमर अब्दुल्ला के खिलाफ जो आरोप हैं वो राजनीतिक प्रकृति के हैं। हमें उम्मीद है कि वो जांच में सहयोग करेंगे अगर उनकी तरफ से कोई गलत काम नहीं किया गया है, ये ईडी की तरफ से कहा गया। 2019 में CID और CIK यानी काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने श्रीनगर में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बैंक के अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की थी। बाद में ईडी ने मामले की जांच अपने हाथ में ली।
आरोप है कि कई बैंक खातों का कथित तौर पर लोक सेवकों के साथ साथ कुछ निजी पार्टियों को पैसे भेजने के लिए इस्तेमाल किया गया था। पूछताछ के बाद उमर अब्दुल्ला की पार्टी की तरफ से भी बयान आया। कहा गया कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर भाजपा के खिलाफ खड़ी होती है तो उसके पीछे ईडी, सीबीआई, एनआईए और एनसीबी का इस्तेमाल किया जाता है। रमजान का महीना चल रहा है, इसके बाद भी उन्होंने पूछताछ की तारीख आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की। केंद्र सरकार को जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करने की आदत पड़ गई है, ये उनकी तरफ से कहा गया। तीसरी सुर्खी महंगाई के मोर्चे से। पेट्रोल डीजल के दाम हर रोज बढ़ना आम बात हो गई है। आज की सुर्खी यह है कि पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े तो वो क्या है जिस खबर की आदत हो जाए, वो ना आए तो भी खबर होती है। पब्लिक ने राहत की सांस ली ही थी कि गले में अटक गई। तेल नहीं बढ़ा तो सीएनजी के दाम में फिर से 2.5 रुपए का इजाफा हो गया। पिछले 4 दिनों का कुल जोड़ करें तो 7.5 रुपए सीएनजी महंगी हो चुकी है। पेट्रोल डीजल वालों को सीएनजी वाले उनसे मौज लेते थे। आज स्थिति ये हो गई कि देश के कई शहरों में सीएनजी 80 रुपए के पार चली गई। एक जमाने में यही पेट्रोल डीजल का रेट हुआ करता था, लेकिन यह जमाना कब का बीत चुका है। विपक्ष ने महंगाई पर संसद में चर्चा की बहुत कोशिश की, नोकझोंक भी हुई। समय से पहले स्थगित हुई संसद के सत्र में समय की कमी का हवाला दिया गया। अंतोगत्वा चर्चा नहीं हो पाई। विपक्ष धर्म निभाते हुए लिहाजा आज कांग्रेस सड़कों पर उतरी। देश भर में प्रदर्शन हुए, नारेबाजी हुई, कहीं कहीं पुतले भी फूके गए। कांग्रेस के अलावा विपक्ष के कई और नेताओं ने भी सरकार को इस मुद्दे पर घेरा। सुनिए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने क्या कहा। देखिए, मुझे ये लगता है कि इस देश की जनता ने ऐसे लोगों के हाथ में देश की सत्ता दे दी जिनका उनकी जिंदगी के जुड़े मुद्दों से कोई लेना देना नहीं। 105 रुपए में डीजल बिक रहा है, 97 रुपए में 105 रुपए में पेट्रोल बिक रहा है, 97 रुपए में डीजल का दाम हो गया। हर दिन स्लो पॉइजन देते हैं, सुबह उठिए 80 पैसे बढ़ गया, 80 पैसे बढ़ गया। तो इसका मतलब कि महंगाई अगर कंट्रोल कराना है आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, मोदी जी से, तो इनको चुनाव में हराना पड़ेगा। अगर ये चुनाव जीतते जाएंगे तो इनके मन में अहंकार रहेगा। आज आप देखिए, किसी चीज से मतलब नहीं, ना महंगाई पे बात करते हैं, ना एजुकेशन पे बात करते हैं, ना हेल्थ पे बात करते हैं, ना आम आदमी की ना किसानों के आमदनी दोगुना करने पर बात करते हैं। कोई मतलब ही नहीं है। विपक्ष के आरोपों के बीच जवाब सरकार की तरफ से भी आया। सुनिए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने क्या कहा। हर तरह से महंगाई पे चर्चा की और हमारी तरफ से वित्त मंत्री जी ने जवाब दिया महंगाई पे, पेट्रोलियम मंत्री ने जवाब दिया महंगाई पे और विदेश मंत्री जी ने जवाब दिया महंगाई पे। इतनी ज्यादा चर्चा हुई, इतनी ज्यादा रिप्लाई हुई महंगाई पे, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं है। फिर भी नहीं, वो तो मेरे ख्याल में सरकार के किसी भी काम से सेटिस्फाई नहीं होंगे। कर्नाटक से जुड़ी खबरों से हम लगातार आपको अपडेट करते रहते हैं। हिजाब, हलाल और मुस्लिम दुकानदारों के बायकॉट के विवाद के बाद अब जो सुर्खी है वो अजान के लाउडस्पीकर विवाद से जुड़ी है। पिछले दिनों कुछ अतिवादी हिंदू संगठनों की तरफ से मस्जिदों में लाउडस्पीकर पर बैन की मांग उठी। सूबे की बीजेपी सरकार भी इस पर हरकत में आई। कर्नाटक सरकार ने मस्जिदों को नोटिस जारी किया है। अब मस्जिदों में साउंड नापने की मशीन लगाने की तैयारी हो रही है। अकेले बेंगलुरु पुलिस ने ही 300 से ज्यादा मस्जिदों, मंदिरों, पब और बार को नोटिस दिया, जिनमें सबसे ज्यादा 125 मस्जिद हैं। कर्नाटक के पंचायती राज मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने इस पर कहा कि मैं सुनता आ रहा हूं कि लाउड स्पीकरों पर होने वाली अजान से छात्रों को दिक्कत होती है। इस समुदाय के लोग लंबे अरसे से इस परंपरा को मनाते आ रहे हैं। ये एक ऐसा मुद्दा है जो उन्हें अपने बच्चों की पढ़ाई से भी जोड़ता है, क्योंकि उनकी पढ़ाई प्रभावित हो सकती है। विपक्ष ने क्या कहा, आरोप लगाया कि अगले साल होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी ध्रुवीकरण को धार दे रही है। सुनिए। The Karnataka, what the government has created and how the Congress also react. On this issue, Kumaraswamy is taken war path against both BJP and Congress, but BJP is only normal issue. In Bharatiya Janata Party, every day created the restlessness for the Muslim community. हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, अजान, हिजाब, हलाल, पाकिस्तान, यही सब उनके लिए मुद्दे हैं। उनके मुद्दे रियल इश्यूज ने, रियल इश्यूज पे बहस ही नहीं करना चाहते, एक तरफा अपना भाषण देके निकल लेना चाहते हैं। कभी नींद में खलल की दलील के साथ तो कभी किसी और बात पर मस्जिद में लाउडस्पीकर बैन की मांग समय समय पर उठती रहती है। इस बार बात कहां तक जाएगी वक्त बताएगा। समर्थक ये भी कहेंगे कि नोटिस और ये जो साउंड नापने का जतन है ये सिर्फ मस्जिदों तक सीमित नहीं है, तो कानून की दृष्टि में सब बराबर हैं।
लल्लन टॉप का क्या मानना है कि ध्वनि को लेकर जो नियम बने वो सबके लिए बना दिए जाएं, एक ही बार में बना दिए जाएं और समान भाव से लागू कर दिए जाएं, ताकि किसी की नींद खराब ना हो और किसी की नींद में किसी भी तरह का खलल भी ना पड़े। सबके लिए समान नियम। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, उसने क्या कहा वो भी जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने लाउड स्पीकर बजाने के मानक तय कर रखे हैं, अब से नहीं, काफी पहले से। 2005 में एक फैसले में सर्वोच्च अदालत ने रात 10 बजे से सुबह के 6 बजे पब्लिक प्लेस पर लाउड स्पीकर को बैन किया था। पर आप ईमानदारी से बताइए, आपके आसपास इस नियम का पालन होता है क्या? तत्कालीन चीफ जस्टिस आर.सी. लाहोटी और जस्टिस अशोक भान ने राज्यों को भी तब यह अधिकार दिया था कि वो अपनी तरफ से त्योहारों और उत्सवों पर मध्य रात्रि में भी लाउड स्पीकरों की अनुमति दे सकते हैं, यानी रिलैक्सेशन दे सकते हैं परंपराओं के हिसाब से, जरूरतों के हिसाब से। पर सब कुछ अब राज्य पर निर्भर करता है। अब कर्नाटक देखिए क्या करता है। आखिरी सुर्खी आंध्र प्रदेश से है। आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली सरकार के सभी 24 कैबिनेट मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि 11 अप्रैल को मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी फिर से कैबिनेट का गठन करना चाहते हैं, इसीलिए सभी मौजूदा मंत्रियों का इस्तीफा ले लिया गया। उनकी जगह नए लोगों को कैबिनेट में जगह दी जाएगी। हमने पिछले दिनों गुजरात में भी ऐसा प्रयोग देखा था भाजपा के द्वारा। ये थी सुर्खियां। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। सीएजी कैग यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसकी वेबसाइट पर साफ लिखा है कि किसी लोकतंत्र में जिनके पास शक्तियां और जिम्मेदारियां होती हैं उन्हें उत्तरदायी होना चाहिए, और इसी मकसद से भारत के संविधान में न्यायपालिका, विजिलेंस संस्थान, सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन यानी साई का प्रावधान है। एसएआई बनता है 2 संस्थानों से मिलकर, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट यानी IAAD और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि कैग। संविधान के अनुच्छेद 149 से 151 के तहत कैग को शक्तियां मिलती हैं। क्योंकि कैग का निष्पक्ष रहना जरूरी है, इसीलिए उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया भी लगभग उतनी ही जटिल है जितना कि महाभियोग, और कैग रिटायर होने के बाद कोई दूसरा पद भी नहीं ले सकते। फिलहाल भारत के कैग हैं यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। आज हम इन्हीं के दफ्तर से जारी रिपोर्ट्स की बात करने वाले हैं। ये रिपोर्ट्स 5 और 6 अप्रैल को लोकसभा और राज्यसभा के पटल पर रखी गई थी। हम सबसे पहले बात करेंगे आधार की, वो कागज जिसके बारे में कहा तो जाता है कि यह ऐच्छिक है, लेकिन उसके बिना आप गुजारा कर लें तो यह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। सिम कार्ड से लेकर पीएफ के दस्तावेजों के लिए आधार चाहिए। आधार की आलोचना में कहा गया कि सरकार इसके लिए बहुत ज्यादा जानकारी इकट्ठा कर रही है। इसके चलते अगर डेटाबेस गलत हाथों में पड़ जाए तो मुसीबत आ सकती है, यह तर्क दिया गया। अब सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI के डेटा मैनेजमेंट पर सवाल उठाया है। UIDAI ही भारत में आधार का सारा काम देखता है। ये कैग द्वारा इस संस्था का पहला परफॉर्मेंस रिव्यू है और इसमें 2015 से 2019 तक के रिकॉर्ड्स का ऑडिट किया गया है। हम कुछ बिंदुओं में आपको कैग की जो चिंताएं हैं वो बताते हैं। UIDAI ने ऐसा कोई सिस्टम तैयार नहीं किया है जिसके तहत आधार कार्ड के लिए आए आवेदन की जानकारी कंफर्म की जा सके। इसका मतलब यह हुआ कि वो लोग भी आधार कार्ड बना सकते हैं जो पात्र नहीं। 10 साल बाद भी कुछ मामलों में आधार कार्ड धारकों का डेटा आधार नंबर से नहीं मिलाया गया है। ये दूसरा बिंदु था। इतना बड़ा बायोमेट्रिक डेटाबेस होने के बावजूद UIDAI के पास आर्काइविंग पॉलिसी नहीं है। आर्काइविंग का मतलब होता है जानकारी को लंबे समय तक स्टोर करना। सीएजी ने कहा है कि आर्काइविंग को स्टोरेज मैनेजमेंट की दुनिया में बेहद आवश्यक बेस्ट प्रैक्टिस माना जाता है। अगला बिंदु, UIDAI ने बैंकों, मोबाइल ऑपरेटर्स और दूसरी एजेंसियों को मुफ्त में ऑथेंटिकेशन सेवाएं दी। ये UIDAI की ही नीति के खिलाफ था और इससे सरकारी खजाने का नुकसान हुआ। ऑथेंटिकेशन सेवाओं से मतलब एक तरह का वेरिफिकेशन मान लीजिए। आपने सिम खरीदने के लिए आधार नंबर दिया। अब मोबाइल कंपनी आपके नंबर को आधार के डेटाबेस से कंफर्म करती है। इसे कहते हैं ऑथेंटिकेशन। कई सेवाओं के लिए आधार OTP जनरेट करना अनिवार्य होता है। इसमें आधार से लिंक्ड आपके मोबाइल नंबर पर OTP आता है। यह भी एक किस्म की ऑथेंटिकेशन सेवा ही है। ऑथेंटिकेशन से ही जुड़ी एक और गंभीर चूक भी सामने आई। सीएजी के मुताबिक UIDAI ने यह सुनिश्चित नहीं किया है कि जो डिवाइस या एप्लीकेशन
ऑथेंटिकेशन के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, वो लोगों की जानकारी को अपने पास स्टोर तो नहीं कर रहे, ऐसा नहीं कर सकते वो, क्योंकि इससे लोगों की निजता पर खतरा पैदा हो सकता है। UIDAI ने पोस्ट ऑफिस से ठीक तालमेल भी नहीं रखा। इसके चलते बड़ी संख्या में आधार कार्ड वापस UIDAI के पास भी लौट आए। ये भी कैग की रिपोर्ट में है। आधार के बाद अब बात करते हैं भारत नेपाल सीमा की। भारत और नेपाल के बीच दोस्ताना संबंध है। दोनों देशों के नागरिक बिना रोक टोक एक दूसरे की सीमा के भीतर आ जा सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ आबादी के बीच घनिष्ठ सामाजिक संबंध है। बावजूद इसके ये जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चौकसी रहे और स्मगलिंग न होने दी जाए। इस मकसद से 2010 में 1300 किलोमीटर लंबी सड़क का प्रस्ताव रखा गया ताकि पेट्रोलिंग बॉर्डर पर अच्छे से हो सके। इस काम पर 3,853 करोड़ रुपए खर्च होने थे। CAG ने, कैग ने इस कवायद का ऑडिट किया है और कैग की चिंताएं क्या हैं हम आपको मुख्य बिंदुओं में बता देते हैं। काम की डेडलाइन थी मार्च 2016, 1700 करोड़ खर्च हो चुके हैं। डेडलाइन को बीते 5 साल हो चुके हैं, लेकिन काम अब तक कितना हुआ? सिर्फ 29%। अब दिसंबर 2022 की नई डेडलाइन दी गई है। इसके अलावा सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट कमेटी के आदेश का भी पालन नहीं हुआ। मार्च 2021 तक बने कम से कम 81% बॉर्डर आउटपोस्ट तय अलाइनमेंट में नहीं है। 125 आउटपोस्ट अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 1 किलोमीटर से 20 किलोमीटर तक दूर हैं। 16 आउटपोस्ट सीमा से 20 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर हैं। इसके चलते ये पूरी कवायद बेमानी होती जा रही है। देरी की वजह क्या बताई गई? कहा गया कि भूमि अधिग्रहण और फॉरेस्ट क्लियरेंस में रुकावट है। CAG ने बिहार के पश्चिमी चंपारण का उदाहरण देकर बताया कि इस सड़क के लिए सिंगल विंडो सिस्टम के तहत वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस ली जा सकती थी, लेकिन सड़क बना रहे विभाग ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को आवेदन ही नहीं दिया, अपने से अलाइनमेंट बदल दिया। अब जो सड़क बनी वो सशस्त्र सीमा बल के किसी काम की नहीं है। अब बात DFCCIL की। महत्वाकांक्षी और आवश्यक योजनाओं में देरी का जिक्र चला ही है, तो DFC यानी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का भी जिक्र कर लेते हैं। इसे नहीं छोड़ना चाहिए, महत्वाकांक्षी है, जरूरी है। दिल्ली से मुंबई और लुधियाना से कोलकाता तक केवल मालगाड़ियों के लिए बनाई जा रही रेल लाइनें, जिनके बनने से माल ढुलाई में इजाफा होगा और लागत में कमी आएगी, तो बहुत अच्छी स्कीम है ये। कैग ने भारतीय रेल के साथ साथ DFCCIL का ऑडिट भी किया। ये कंपनी DFC बनाने और चलाने का काम देख रही है। DFC लगातार अपनी डेडलाइन से चूक रहा है और इसके चलते 2,233 करोड़ 81 लाख रुपए का घाटा हो चुका है, क्योंकि प्रोजेक्ट की कीमत बढ़ती जा रही है। ये आंकड़े मार्च 2021 तक के हैं। इसका मतलब घाटा और ज्यादा हो सकता है। भूमि अधिग्रहण में आई दिक्कत को फिर भी समझा जा सकता है, लेकिन DFCCIL ने ठेके जारी तक करने में देरी की। प्रोजेक्ट के लिए कंसल्टेंट नियुक्त करने में भी संस्थान ने 32 महीने की देरी की। एक बात हम यहाँ अपनी तरफ से आपको बता देते हैं, जो DFC के बारे में बात करते हुए अक्सर गायब कर दी जाती है। हमने आपको बताया DFC दिल्ली और लुधियाना को मुंबई और कोलकाता से जोड़ने की कवायद है। पश्चिम में बन रहा रूट शुरू होता है उत्तर प्रदेश के दादरी में और जाता है मुंबई स्थित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट तक। पूर्व में रूट है पंजाब के लुधियाना से लेकर कोलकाता के पास स्थित दानकुनी तक। पश्चिम में तो पूरे रूट पर काम चल रहा है और देरी से ही सही काम पूरा होने को है, लेकिन पूर्व में लुधियाना से बिहार के सोननगर तक ही काम चल रहा है, क्योंकि सोननगर से दानकुनी तक के तकरीबन 583 किलोमीटर के रूट पर काम शुरू ही नहीं हुआ है, क्योंकि सरकार इसे PPP मॉडल पर बनाना चाहती है। इसका मतलब यह हुआ कि जब मौजूदा शेड्यूल के मुताबिक WDFC और EDFC को पूरा बता दिया जाएगा, तब भी उसमें 500 किलोमीटर का काम बाकी रहेगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कई बार इस पर सवाल भी उठा चुकी हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बात करेंगे आयुध निर्माणियों यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज की। कैग ने अपनी रिपोर्ट में 2015 से 2019 तक का ऑडिट किया और पाया कि 10 एम्युनिशन आइटम और 1 टैंक आइटम के चलते 584 हादसे हुए। एम्युनिशन आइटम को आप टैंक का गोला पढ़ सकते हैं। टैंक आइटम का अर्थ टैंक का पुर्जा या उपकरण है। कैग के मुताबिक ये हादसे यूजर यानी सेना के इस्तेमाल के वक्त हुए। ज्यादातर हादसों में क्वालिटी कंट्रोल बड़ा कारण था। इतना ही नहीं, हादसों की जांच में भी जरूरत से ज्यादा वक्त लगा, जिसके चलते रोकथाम के उपाय करने में भी देरी हुई। और ऐसा नहीं है कि बात सिर्फ क्वालिटी की थी, क्वांटिटी में भी समस्या थी। 31 मार्च 2019 तक भी सेना की ओर से भेजे गए ऑर्डर पूरे नहीं हुए थे। दर्शक जानते ही हैं,
ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की जगह अब सरकारी 7 कंपनियों ने ले ली है। इसे कहा गया कॉर्पोरेटाइजेशन। इसने इन फैक्ट्रियों के काम को कितना सुधार दिया है, ये देखने के लिए हम कैग की अगली रिपोर्ट का बेसब्री से इंतजार करेंगे। आपने देखा, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राइवेसी और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर काम कर रही संस्थाओं का रिकॉर्ड कैग के मुताबिक कैसा है। इसलिए जिम्मेदारी तय करने वाली संस्थाओं की बेहद जरूरत है, चाहे वो प्रेस हो, ऑडिटर हो, क्योंकि जैसा हमने शुरू में कहा, बातें सब अच्छी करते हैं, लेकिन उन बातों की सच्चाई तभी मालूम पड़ती है जब सत्यापन की कोशिश होती है। ऐसी ही कोशिशों में हम भी लगे रहेंगे ताकि आप पूछ सकें सही सवाल। इसी के साथ लेते हैं विदा, लेकिन विदा से पहले आज का सवाल यानी कू की राय। आज हमने सोशल मीडिया ऐप कू पर पूछा, क्या धर्मस्थलों और धार्मिक आयोजनों में लाउड स्पीकर पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देना चाहिए? हाँ कहने वाले 68%, नहीं कहने वाले 32%। अगर आप भी कू पर हमारे पोल का हिस्सा बनना चाहते हैं तो पहुंचिए सोशल मीडिया ऐप पर और फॉलो करिए लल्लन टॉप को। अलग अलग मुद्दों पर आप अपनी राय भी दे सकते हैं। अब आखिरी में हमारी राय, हमको आपसे मिलना है, हमारी पूरी टीम को मिलना है, शायद आपको भी मिलना होगा, और बहुत सारी मशहूर हस्तियां हैं, उनको भी आपसे मिलना है। इसमें सिंगर भी शामिल हैं, इसमें स्टैंड अप कॉमेडियन भी शामिल हैं, इसमें लल्लन टॉप का पेटी बाजा बैंड भी शामिल है। तो अगर आपको मिलने मिलाने का मन है तो फिर आ जाइए शनिवार 9 अप्रैल को शाम 4 बजे इंडिया टुडे हैप्पीनेस फेस्टिवल, जहां पर लग रहा है लल्लन टॉप अड्डा। 4 बजे से चौचक बातें होंगी, खूब सवाल जवाब, हंसी मजाक। ये लोकेशन कहाँ है? दिल्ली में सुंदर नर्सरी है, हुमायूं के मकबरे के बगल में। यहीं पर होगी हमारी और आपकी मुलाकात। तो फिर आइए, आपका इंतजार रहेगा। और यारों दोस्तों को भी बता दीजिए, खासतौर पर उन लोगों को जो कहते हैं कि हम तो लल्लन टॉप के जबरा वाले फैन हैं, या हम बहुत ही क्रिटिकल लेकिन तथ्यपरक आलोचक हैं। आप आएंगे, हमारा आपका संवाद होगा और हंसी ठहाकों के बीच हम सब अपनी अपनी जिंदगी में एक नया खुशनुमा तजुर्बा जोड़ेंगे। तो सुंदर नर्सरी में दिल्ली में 9 अप्रैल को 4 बजे से आपसे मुलाकात होगी। थोड़ा पहले आ जाएंगे तो कुर्सी पर रूमाल फेंक सकेंगे, हम भी पहुंच जाएंगे। अब चला चली का वक्त है, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया, शुभ रात्रि। अरे जाओ जाओ, मैच तो हमें ही जीतना था। अपना बॉलर वो वाली गेंद ना फेंकता तो जीत जाते हम। वाह, उसके कैच ने तो मैच ही बना दिया। यार ये ओपनर्स अगर थोड़ा और तेजी से खेलते ना, बात बन जाती। एक फिनिशर की कमी पड़ गई, वरना मैच जीत जाते। मैच तो हमें जीतना ही था। आप भी हैं लल्लन टॉप क्रिकेट एक्सपर्ट? घर बैठे जुड़िए हमारे IPL लाइव शो बमचक में हर रोज मैच के बाद।